सबसे पहले आप सबको बधाई है, कंग्रेचुलेट है, क्योंकि आप लोग आम आदमी नहीं है, आम आदमी से एकदम फर्क आदमी है, किसान हैं लेकिन बहुत डिफरेंस है। आप लोग जीवन में कुछ करना चाहते हैं, राइट, कुछ करके कुछ पाना चाहते हैं, राइट। तो विश्वास करिए आप सही जगह में हैं और सही लोगों के साथ में हैं, सही प्रोग्राम को आप देख रहे हैं। हम आपको एक तो वादा क्या करते हैं, 1.5 घंटा बाद में आप जब यहाँ से उठ के जाइएगा तो आपके साथ वो सुंदर चीज़ जाएगा जो किसान को अभी एकदम जरूरी है। ठीक है फ्रेंड, तो आइए हम शुरू करते हैं। पहला नंबर में आइए, आज हम लोग माटो पर जा रहे हैं। देखिए खेती में एक नंबर में माटो होता है कि बीज होता है? माटो। पहला नंबर में माटो होता है। तो हम लोगों को क्या चाहिए, एकदम शक्तिशाली माटो चाहिए। माटो शक्तिशाली नहीं होगा तो उसमें खाद डालते रहिए और मिट्टी को खराब करते जाइए और मिट्टी आपको कमजोर बनता चला जाएगा। उसके चलते क्या होगा, उत्पादन तो लिमिट से ही बढ़ेगा लेकिन खर्चा असीमित बढ़ जाएगा और रोग अत्याधिक बढ़ जाएगा। पानी का उस पोषण तत्व को घुलनशील करके पौधा को देने का क्षमता नहीं है। तो कितना परसेंट मेरा मतलब पोषण तत्व मिट्टी में अघुलनशील अवस्था में है, उसको समझने का कला है माटो परीक्षण। उसी को बोलता है सॉइल टेस्ट। तो आज हम लोग सिंपल ढंग से एक किसान अपना सॉइल का परिस्थिति को समझने का काम कर रहा है। ठीक है, उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, मिट्टी का सैंपल भी लाया और अगला मीटिंग में हम लोगों ने सैंपल निकालने का तरीका बताया हुआ है। तो जो भी आदमी नए आए हुए हैं या और कोई हमारा इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मिट्टी का सैंपल निकालने का तरीका आप इससे पहले वाला वीडियो में देख सकते हैं। उसमें आपको सीधा केदार पोखरेल को सर्च करेंगे यूट्यूब में तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अब आइए आगे बढ़ते हैं। पहला नंबर में पीएच को समझने के लिए हम लोगों ने क्या किया, सैंपल लेके आया। अब सैंपल में से भाई साहब को हम कहेंगे ये वो बर्तन वाला मिट्टी को यहाँ लाया जाए और इसमें उझल दिया जाए, ला करके इसमें उझल दिया जाए। और ये भाई साहब थोड़ा हेल्प कर रहे हैं, बस इनको इन्होंने उझल दिया, बस उझल दीजिए, थोड़ा उझल दीजिए, उसको उधर रख दीजिए। अच्छा, आप इस साइड में खड़ा हो जाइए, इस साइड में आके बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, आराम से बैठ जाइए। मिट्टी को पहले हाथ से पूरा मिलाइए, मिट्टी को हाथ से मिला करके उसको जो है मिट्टी को हाथ से मिला करके क्या नाम है उसको पूरा मिलाइए, मन से मिलाइए, सबको मिलाइए। वैसे मिला हुआ मिट्टी है, तरीका यही है जैसे आप लोगों ने सैंपल लाया खेत से और इस मिट्टी को आप लोगों ने क्या किया, छांव में सुखाया और डेली इसको फोड़ना चालू किए, फोड़ करके इसको गुंडी कर दिए और इसको चालनी से चाल के आप यहाँ लाए। अब इस मिट्टी में से हमको चाहिए 2 चम्मच मिट्टी, पूरा मिट्टी का टेस्ट हम नहीं करेंगे। अब 2 चम्मच मिट्टी लेने के लिए हमको सारा खेत का मिट्टी मेरे पास आ जाए, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, तो सारा खेत का मिट्टी मतलब हमारे हाथ में आ जाए, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, आपको इसको मिलाने का काम कर रहे हैं। चलिए इसको पसार दिया जाए, जैसे आप मिलाएं वैसे, हाँ एकदम लेवल से पसारिए, उससे चौड़ा नहीं करिए, बस उतने पर पसारिए, एकदम लेवल से पसारिए। देखिए कितना अच्छा से ये पसार रहे हैं, बस ऐसे लेवल से पसार दीजिए, बस ये लेवल से पसार दिए। अब इसको 4 हिस्सा करना है, जैसे ये लेवल से पसारा गया, अब इसको 4 हिस्सा किया जाए, 4 हिस्सा ऐसे किया जाए। हाँ बहुत अच्छा, बस ये 4 हिस्सा हो गया। अब इसमें से क्या किया जाए, ये 2 हिस्सा का मिट्टी को अलग कर दीजिए, उसको और इसको, हाँ इसको अलग कर दीजिए। बस ऐसे हमको अपने घर में आप लोग जब टेस्ट करना चालू करिएगा, मिट्टी का ये सॉल्यूशन अभी बनेगा। ये सॉल्यूशन बनाने के लिए आपको करना क्या है, मिट्टी को सैंपल ले आना है, इसी हिसाब से फोड़ फाड़ करके मिट्टी को तैयार करना है। अब इसको मिट्टी को छटैया करना है। छटैया करने के लिए पहला नंबर में अब ये 2 हिस्सा को एक साथ कर दीजिए, बस। अच्छा, वो दोनों को आउट कर दीजिए, जो दोनों था, हाँ उसको आउट कर दीजिए, दूर हटाइए, बहुत दूर हटाइए, उसका काम नहीं है। ये वाला भी वहीं ले जाइए, इसको भी ले जाइए, पूरा घिस दीजिए, कोई टेंशन नहीं है। हाँ ले जाइए,
देखिए ऐसे करके दो हिस्सा को हम लोग छांट दिए, दो हिस्सा को एक जगह कर दिए। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, वो दो हिस्सा वाले को भी फिर से हम मिला रहे हैं। तो इसको फिर से मिला लिया जाए। चलिए भाई साहब बहुत अच्छा से कर रहे हैं, इसको फिर से मिलाए ताकि टोटल पांचों जगह का मट्टी मेरा 2 चम्मच मट्टी के अंदर में बराबर मात्रा में आ जाना चाहिए। तो इस हिसाब से फिर से अब इसको पसार दिया जाए। देखिए ऐसे मिलाना है, ऐसे पसारना है और पसार करके फिर इसको उसी हिसाब से 4 हिस्सा करना है। 2 को फिर बगल करना है और 2 को फिर से मिला लेना है। चलिए बढ़िया से लेवल से मिला करके इसको 4 हिस्सा किया जाए। देखिए तरीका यही है, इसी हिसाब से किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर सकते हैं। चलिए अब इसको 4 हिस्सा किया जाए। देखिए 4 हिस्सा हो रहा है बस। अब 2 को फिर आउट कर दीजिए, 2 को बस उसमें से पीछे से धकेल दीजिए, उधर चला जाएगा। हाँ बस उसको उधर कर दीजिए लास्ट है। इसको भी साइड से ठेल के उधर ले जाइए बगल से। हाँ देखिए कितना आराम है, कोई बड़ा टेक्निक है, बहुत आसानी से काम हो जाता है। देखिए लैब वगैरह का कोई झंझट नहीं है। अभी जो है प्रविधि इतना विकास हो गया है, इतना विकास हो गया है, हम लोग आराम से ये सब काम जो है मट्टी टेस्ट करना, चाहे हमारा और जो भी सामान हम बनाते हैं उस सामान को टेस्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है। हम ये सब जितना भी आपको न्यूट्रिशन वगैरह बना रहे हैं, आपको रोग नियंत्रक बना रहे हैं, फंगस नियंत्रक बना रहे हैं, जितना भी चीज है सबको हम टेस्ट कर सकते हैं। फिर से मिलाया जाए, डबल इनको क्यों किया? फिर से मिलाया जाए सर, फिर से मिलाया जाए और फिर से इसको पसारा जाए। देखिए बस इसको हमको चाहिए बहुत कम मट्टी, लेकिन हम क्या चाह रहे हैं, जैसे जैसे मिला के हम छटैया कर रहे हैं, हमने 5 जगह से मट्टी उठाया था और पांचों जगह का मट्टी का कुछ न कुछ हिस्सा इसके अंदर में आ जाना चाहिए। इसके लिए हम मिला रहे हैं, छाट रहे हैं, मिला रहे हैं, छाट रहे हैं। चलिए इसको भी लेवल से मिला करके फिर 4 हिस्सा कर दिया जाए। चलिए हो गया 4 हिस्सा कर दिया जाए। देखिए बस अब इसमें से फिर 2 हिस्सा को छाट दिया जाए। उठाइए लीजिए, बस 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 उठा लीजिए। देखिए ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हर आदमी कर सकता है, एकदम आसान है तरीका। कोई मतलब ये कोई मतलब उस टाइप का देसी दिमाग लगने वाला ये तरीका नहीं है। चलिए अब ये दोनों को मिला दीजिए। अब ये दोनों में से हम क्या करते हैं, मोटा मोटी हम दोनों में से लेते हैं। चलिए छोड़ दीजिए। अब ये दोनों में से हम क्या करते हैं, इसमें से हमको मोटा मोटी ये मट्टी चाहिए, ये 2 चम्मच मट्टी हम लेते हैं। देखिए हमने यहाँ 2 चम्मच मट्टी लिया। मट्टी तो हमने जो खेत का था वो मट्टी लिया, मेरा काम खत्म है। और अब हमको यहाँ चाहिए पानी। देखिए पानी में हम कौन सा यूज करेंगे, पानी में हम यूज करेंगे डिस्टिल वाटर। ये हमारा मिनरल वाटर है। अभी हम एक ठो समझने के लिए इसको यूज करके हम आपको बता देंगे, लेकिन एक्यूरेट पीएच निकलने के लिए हमको क्या चाहिए, डिस्टिल वाटर चाहिए। मिनरल वाटर नहीं चलेगा, आपका कल का पानी नहीं चलेगा, नदी का पानी नहीं चलेगा। क्यों? अगर नदी के पानी में 12 पीएच होगा, मट्टी में अगर 6 पीएच होगा तो प्लस होके आएगा ना, तो हमको प्लस नहीं करना। अब ये डिस्टिल वाटर में क्या हो जाएगा, डिस्टिल वाटर में न्यूट्रल पीएच रहता है। न्यूट्रल पीएच कितना होता है, 0। न्यूट्रल पीएच होता है 7। ठीक है, उस दिन हम लोग किए थे ना। क्षारीय मट्टी होता है 8 से लेके 14 तक, अम्लीय मट्टी होता है 0 से 6 तक, और न्यूट्रल मट्टी होता है आपको सीधा 7। तो 7 वाला न्यूट्रल पीएच का पानी क्या होता है, डिस्टिल वाटर होता है। तो हमको पानी कौन यूज करना है, डिस्टिल वाटर। ठीक है, डिस्टिल वाटर। ठीक है, ये डिस्टिल वाटर कहाँ मिलता है, बैटरी में पानी डालते हैं ना, बैटरी में जो पानी डालते हैं वही है डिस्टिल वाटर। बस उसी में आपको उसी को ला करके यूज करना है। तो हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, है वो पानी, लाइए 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 लाइए,
फटाफट निकालिए। देखिए, जब घर में आपको डिस्टिल वाटर है तो हम लोग डिस्टिली वाटर यूज करेंगे और उससे हम लोग को परिपक्व रिपोर्ट भी मिल जाएगा और ये मट्टी का एक टाइप का परीक्षण भी हो जाएगा। आइए, चलिए हम ले लेते हैं, उसको खोल लीजिए, खोल लीजिए, खुल जाएगा। इसमें भर के थोड़ा सा देखिए, हम लोग डिस्टिल वाटर ही इसमें यूज कर रहे हैं। बस इसमें हम क्या कर रहे हैं, सीधा ये डिस्टिल वाटर डाल रहे हैं। बस डिस्टिल वाटर डाल करके हम क्या कर रहे हैं, इस सॉल्यूशन को हम फेंट रहे हैं। देखिए, इसको जितना बेसी फेंटेंगे उतना रिजल्ट सही आएगा। पूरा इसको फेंटना है, पूरा इतना में नहीं हुआ, बहुत आराम से इसको घोलना है, पूरा फेंट करके इसको पूरा पानी में सबको मिला देना है। देखिए, ऐसे ही करना है। चलिए, अब जैसे हम लोगों ने इसको फेंटा, यहाँ सोल्यूशन हमारा मोटा मोटी बनने के हिसाब में तैयार है। लेकिन तुरंत हम इसको टेस्ट नहीं करेंगे, कम से कम इसको आधा घंटा से ऊपर, अगर रात में करते हैं, सुबह करते हैं, बहुत अच्छा, 12 घंटा छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शाम को इसको बना लीजिए और सुबह आकर के आप टेस्ट कर लीजिए, ठीक है। तो वैसे अगर शाम को नहीं बना सकते हैं, टाइम नहीं है आपके पास, तो कम से कम आधा घंटा से 1 घंटा, लेकिन अच्छा रहेगा आपको मोटा मोटी 12 घंटा उसको छोड़ दीजिए। 12 घंटा जैसे छोड़ दीजिएगा वैसे आपको ये सोल्यूशन बन जाएगा। तो हम लोग अभी क्या करते हैं, इसको बाद में टेस्ट करेंगे, ठीक है। इसको बाद में टेस्ट करेंगे, लेकिन टेस्ट करने के बाद क्या रिपोर्ट आता है। मान के चलिए आपका मिट्टी 8 पीएच से लेके ऊपर का जो भी पीएच होगा, ये मट्टी अनउपजाऊ मट्टी माना जाता है। ये अनउपजाऊ मट्टी माना जाता है। इसके अंदर में पोषण तत्व होते हुए भी ये घुलनशील अवस्था में नहीं रहता है। और खास करके आपको इसके अंदर में ये तत्वों का कमी रहता है। आप लोगों को अभी पता नहीं है, मट्टी के अंदर में वैज्ञानिक एक ठो वर्ड है, 17 ठो तत्वों के अंदर में एक तत्व का नाम है मोलिबोडिनियम। सुने हैं कभी आप? ये आपका मोलिबोडिनियम बोल करके बहुत सारा आप विटामिन अगर खरीदते हैं तो उसके अंदर भी मिलाया गया रहता है। तो वो तत्व जो है इस मट्टी में खत्म हो जाता है। वो खत्म होने के बाद क्या होता है, कोई भी चीज घुलनशील नहीं होगा। जैसे मान के चलिए आदमी का रीढ़ का हड्डी चला गया तो कुछ बचा, फिर तो आदमी चल फिर नहीं कर पाएगा। सब चीज सही है, लेकिन क्या है, काम लायक का नहीं। तो ये हमारा मट्टी क्या हो गया, 8 पीएच से अगर ऊपर का मट्टी है तो उसके अंदर में मोलिबोडिनियम नाम का तत्व जो है ये नहीं के बराबर रहेगा। आइए, ये 6 पीएच से नीचे का जो मट्टी रहेगा, ये नीचे का जो मट्टी रहेगा, ये मट्टी अम्लीय मट्टी कहा जाता है। और अम्लीय मट्टी के अंदर में होता क्या है, आयरन, मैग्नीज और सिल्वर, ये अत्यधिक बेसी होता है। अब मान के चलिए जहाँ लोहा ज़्यादा होगा वहाँ गाछ बढ़ पाएगा, तो वो क्या करेगा, सिल्वर भी बढ़ने नहीं देगा, मैग्नीज भी आपको बढ़ने नहीं देगा, गाछ का विकास को रोक देता है और गाछ में समस्या आ जाता है। इसीलिए हमको 8 से ऊपर वाला भी नहीं चाहिए, 6 से नीचे वाला भी नहीं चाहिए। हमको क्या चाहिए, हमको 6.5 पीएच से लेके, ये पीएच से लेके बेसी से बेसी 7.5 पीएच तक का, 7.50 पीएच तक का ये मट्टी को हम अच्छा मट्टी मानते हैं। क्लियर है? उसमें भी 1 नंबर में आपको 7 पीएच का मट्टी को हम अच्छा मानते हैं। क्लियर है? ये 7 पीएच का जो मट्टी है ये आपको उदासीन मट्टी है, उदासीन मट्टी है। बस ये उदासीन मट्टी हम लोग को चाहिए। अब हम देखेंगे हमारा मट्टी क्या है। अभी किसान को ये मालूम नहीं है मेरा खेत का मट्टी अम्लीय है कि मेरा खेत का मट्टी क्षारीय है कि,
और मेरा खेत का मट्टी उदासीन है, ये किसान को मालूम नहीं। अब आज का विधि से किसान ये समझ जाएंगे कि वास्तव में मेरा खेत का मट्टी जो है कौन सा है। क्लियर है? अब देखिए, इसको हम लोगों ने बनाया, ठीक है, हम लोग थोड़ा इसको टेस्ट करके देख लेते हैं। और टेस्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए, बहुत बड़ा साधन का जरूरी नहीं है। आपको सबसे पहले ये पीएस पेपर खरीदना है। देखिए यहाँ हम दिखा देते हैं, ये पीएस पेपर के अंदर में क्या है, पहला नंबर में ऊपर में देखिए, ये बाहर का जो भाग है इसमें ऊपर में लाल है, नीचे तक जाके पूरा हरा है, और इसके अंदर में नंबर है 1 2 3 4 करके 14 नंबर है। और हमारा पीएस का मार्किंग कितना है, 0 से लेके 14 तक। और 8 से ऊपर वाला मट्टी हमारा अम्लीय हो गया, क्या बोलते हैं, क्षारीय हो गया। और 6 से नीचे वाला मट्टी मेरा अम्लीय हो गया, 7 का मट्टी मेरा उदासीन हो गया। इसके बारे में और डिटेल में आप लोग को आगे क्लास बढ़ेगा तो हम डिटेल में बताते जाएंगे। अभी तक का हम लोग इतना ही पर रुक जाइए। हमको अम्लीय को समझना है, क्षारीय को समझना है, न्यूट्रल को समझना है। क्लियर है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ अंदर में देखिए, अंदर में एक पेपर है, अंदर में ये पीला टाइप का पेपर है, ये पेपर है पीएस पेपर। अब इस पेपर को हम जैसे पानी में डालेंगे वैसे ये इस रंग का हो जाएगा, इस रंग के ऊपर इसका रंग आ जाएगा। अभी जैसे ये पीला है, यहाँ डाल देंगे तो इसके ऊपर रंग चढ़ जाएगा। जैसे रंग चढ़ेगा हम इसको ऐसे मिला के देखेंगे। क्लियर है? फिर क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कौन सा पीएच हुआ बोल करके क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोई बड़ा टेक्निक है, हर किसान कर सकता है। तो इस हिसाब से आप अपना खेत का मट्टी को टेस्ट करिए। अगर अम्लीय मट्टी है तो उसको न्यूट्रल कैसे किया जाए, क्षारीय मट्टी है तो उसको न्यूट्रल कैसे किया जाए, ये भी टेक्निक हम लोग सीखेंगे। लेकिन तत्काल हम लोग क्या करते हैं, तत्काल इसको हम यहाँ डुबा देते हैं। देखिए जैसे हमने डुबाना चालू किया, यहाँ भाई साहब है, रंग चढ़ना चालू किया। भैया आप खड़ा होकर के देख लीजिए, रंग चढ़ना चालू हो गया, रंग चढ़ रहा है। जरा मेरा चश्मा दीजिए तो उधर से। ओके, थैंक यू सो मच। देखिए इसमें आपको जो, हाँ, जो इसमें कलर आ रहा है, ये आपको इसके ऊपर हम लोग मिला करके देखेंगे। मिला के देखने के बाद ये आपको समझ में आ जाएगा हमारा मिट्टी का पीएच कितना है। देखिए अब हम लोग जोड़ करके यहाँ देख रहे हैं। देखिए इसको मिलाते हैं तो मोटा मोटी 10 और 12 के बीच में है। क्या सर? 10 और 12 के बीच में है, बीच में है। तो हमारा मट्टी क्या हो गया, ये क्षारीय मट्टी हो गया। और देखिए यहाँ डिस्टिल वाटर ले करके हम लोग जब चेक किए तो ये पीएच करीब करीब फाइनल आ गया। लेकिन मट्टी जो है बरसात का है, उसके चलते थोड़ा सा 20-19 हो सकता है। तो मट्टी चेक करने का जो टाइम है ये खास करके अगहन के बाद और बैसाख से पहले, पहला बरसात से पहले, इस बीच में अगर चेक करिएगा तो आपका मट्टी का फाइनल रिपोर्ट आ जाएगा। और इस हिसाब से मिला के हम अपना मट्टी को समझ सकते हैं। क्लियर हुआ? अब इस हिसाब से कर लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए इसी को समझते हुए अब आगे का क्लास हम शुरू करते हैं। पहला नंबर में मान के चलिए आपका मट्टी क्षारीय हो उससे कोई मतलब नहीं है, आपका मट्टी अम्लीय हो उससे भी कोई मतलब नहीं है। आपका मट्टी न्यूट्रल कैसे बनेगा? पहला नंबर में आइए, आपका मट्टी न्यूट्रल कैसे बनेगा? अब न्यूट्रल बनाने के लिए हमने पहले भी आप लोग को बताया, आज भी हम थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं ताकि नया आदमी को भी समझ में आ जाए। पहला नंबर में मट्टी का हकीकत पर आप आ जाइए, मट्टी कैसा होना चाहिए, मट्टी का पूर्ण उपचार। देखिए पूर्ण उपचार कैसे किया जाए, मट्टी का उपचार कैसे किया जाए। बैठ जाइए, बुरा ले लीजिए, बैठ जाइए। अच्छा, मट्टी का पूर्ण उपचार कैसे होता है? देखिए 1 2 3 हम 4 ढंग से आपको अभी बताते हैं। ये 4 ढंग को समझिए और हम शॉर्ट में बताते हैं। पहला नंबर में मट्टी के अंदर में रोग है, इस रोग को हमको खत्म करना है। देखिए मट्टी के अंदर में रोग है,
बाहर भी रोग है, वातावरण से भी रोग आता है, लेकिन सूत्रकृमि जितने भी आते हैं वो मिट्टी से ही आते हैं। तो मिट्टी के अंदर का रोग को सबसे पहले हमको खत्म करना है। अगर रोग रहित मिट्टी होगा तभी जाकर के पौधा में रोग नहीं आएगा। दूसरा नंबर में क्या है, मिट्टी के अंदर में पोषण चाहिए। पोषण नहीं होगा उत्पादन नहीं होगा। इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं, कभी डीएपी, कभी यूरिया, कभी पोटास, कभी सबको मिला करके, उसके बाद भी सूक्ष्म तत्व सब मिला करके आप लोग छींटते हैं। तो वैज्ञानिक क्या बोलता है, 20 ठो पोषण तत्व चाहिए, ऐसे वैज्ञानिक बोलता है। अब इसके अंदर में 20 ठो पोषण तत्व तो चाहिए, उसमें 3 ठो पोषण तत्व ऊपर वाला हमको डेली देता है। तो क्या क्या देता है, कार्बन देता है, हाइड्रोजन देता है और ऑक्सीजन देता है। ये तीनों चीज हम खरीद के डालना भी चाहें तो डाल नहीं पाएंगे। अगर डालना पड़ेगा किसी दिन तो खेती भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतना ज्यादा खर्चा बढ़ जाएगा, इसका कोई लिमिट नहीं है। तो ऊपर वाला ये देता है, इसके लिए क्या होता है, ये गाछ सब बढ़ रहा है। गाछ को बढ़ने के लिए हम कुछ देते हैं क्या, नहीं देते हैं। तो ऊपर वाला ये डेली देता है, इस हिसाब से इसको क्या मिल रहा है, सारा चीज मिल रहा है। लेकिन बचा क्या, हम लोगों को सब्जी लगाइए, अनाज लगाइए, फल लगाइए, कुछ भी लगाइए, हमको चाहिए पैदावार बेसी। अब बेसी पैदावार देने के लिए वैज्ञानिक क्या बोलता है, बेसी पैदावार लेने के लिए ऊपर से आप 17 तत्व डालिए। देखिए ये 17 तत्व आपको बोलता है डालने के लिए। और यूरिया का जो जनक है उसका नाम है मिस्टर लाइबेक। देखिए मिस्टर लाइबेक ने क्या किया, एक सूत्र बनाया। सूत्र कैसा बनाया, 17 तत्व आपको देना पड़ेगा और 17 तत्व के अंदर में एक तत्व कम देंगे तो उत्पादन जो होना चाहिए उसका आधा होगा। आधा तत्व भी अगर आप कम देंगे तो उत्पादन जो होना चाहिए आधा कम हो जाएगा। देखिए 100% जो उत्पादन मिलना चाहिए वो नहीं मिल करके 50% मात्र आपको उत्पादन मिलेगा। किस स्थिति में, जिस स्थिति में आप 17 तत्व देना चाहिए नहीं दीजिएगा, उसका आधा करिएगा, उस स्थिति में आपका क्या होगा, उत्पादन आधा हो जाएगा। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, अभी तक हम लोग खेती कैसे कर रहे हैं, ये 17 तत्व के बारे में आपको पता है? नहीं है। और देते हैं, देते भी होंगे तो उसका रेशियो क्या है जानते हैं, ये भी आपको ट्रेनिंग में मिलेगा, लेकिन आज नहीं मिलेगा। जैसे जैसे समय आपको बढ़ता जाएगा, आपको नॉलेज मिलता जाएगा, उस हिसाब से वो सब चीज का भी आपको जानकारी हो जाएगा। लेकिन हमारा जो मान के चलिए वृक्ष आयुर्वेद जो है, जो गाछ का स्वास्थ्य को देखता है, आप लोग जानते हैं आयुर्वेदिक दवाई जानते हैं। आयुर्वेद क्या करता है, आदमी का स्वास्थ्य का, गाय का स्वास्थ्य का, पशु पंछी का स्वास्थ्य को देखता है। उसी तरह से वृक्ष आयुर्वेद क्या देखता है, वृक्ष का, गाछ का, प्लांट का हेल्थ को देखता है। उसके अंदर में उसका पूरा नॉलेज है। तो वृक्ष आयुर्वेद के अनुसार क्या लिखा गया है कि पौधा को 108 तत्व चाहिए। अब ये 108 तत्व पौधा को आपसे आप मिल जाएगा प्राकृतिक से। हेलो, अब ये प्राकृतिक से 108 तत्व कैसे मिलेगा, इसका भी हम आपको अभी जानकारी देंगे। तो मेरा कहना क्या है, मेरा शक्तिशाली मिट्टी कब बनेगा, देखिए शक्तिशाली मिट्टी कब बनेगा, इसको ध्यान दीजिए। सबसे पहले शक्तिशाली मिट्टी बनने में रोग से मुक्त मिट्टी होना चाहिए, रोग रहित मिट्टी होना चाहिए, पोषण से भरा हुआ मिट्टी होना चाहिए, उसमें 108 तत्व प्राकृतिक रूप से मिलना चाहिए। ये नहीं कि हम पैसा डालेंगे तो उसमें पोषण मिलेगा, नहीं। आप एक तो बात गांठ बांध के रखिए, पौधा जो है बहुत कम लेता है धरती से, एटमॉस्फेयर से बहुत ज्यादा लेता है। और इसको टेस्ट करना है तो आप घर में टेस्ट करिए। आप 100 किलो हरा घास काट के लाइए, उसको ला करके अगर सुखा देंगे, पूरा उसको ड्राई करके सुखा देंगे, तो उसके अंदर में क्या होगा, 100 किलो घास सूख करके जब रहेगा तो 30 किलो आपको मिलेगा, 25 से 30 किलो मिलेगा। सूखा हुआ को तौलिएगा तो 25 से 30 किलो मिलेगा। 70 किलो कहाँ गया, 70 किलो उसने धरती से नहीं लिया था, 70 किलो लिया था ऊपर से। और कैसे लिया आप जानते नहीं है, उसी हिसाब से कैसे गया आपको नहीं पता है, जहां से आया वहां चला गया। इसीलिए
ऊर्जा खत्म नहीं होता है, ऊर्जा परिवर्तन हो सकता है, लेकिन जहां का ऊर्जा परिवर्तन होने के बाद भी रिटर्न जब जाता है तो वहीं चला जाता है। क्लियर है? अब देखिए 30 किलो जो बचा उसको अगर आप आग लगा देते हैं तो बाकी आपको 70 किलो में से बेसी 2-2.5 किलो 3-4 किलो बेसी से बेसी 5 किलो, मतलब 2-2.5 किलो से 5 किलो के अराउंड के अंदर में आपको राख बचेगा। तो जो राख बचा वो धरती से लिया, पौधा धरती में रह गया, और बाकी जो आग लगाए 30 किलो में 25 किलो गया, कहाँ गया उसको भी तो आप आंख से नहीं देखे। क्लियर है? तो जो जहां का ऊर्जा था वहां चला गया। तो प्रकृति से मतलब 108 तत्व पौधा लेता है। क्लियर हुआ? अब देखिए माटो का पूर्ण उपचार के अंदर में रोग रहित माटो, पोषण से भरा हुआ माटो, प्राकृतिक हिसाब से भरा हुआ माटो। अब आइए तीसरा नंबर में, इसमें पीएच संतुलन होना चाहिए। पीएच कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। और टीडीएस संतुलन होना चाहिए। टीडीएस का मतलब क्या है? टोटल डिजल सॉल्ट। देखिए मट्टी के अंदर में सारा पोषण तत्व है, पानी के अंदर में भी पोषण तत्व है। मान के चलिए एक ठो बात बताइए, आप सब्जी में नमक ज्यादा दे दीजिएगा तो खा पाइएगा? कम दीजिएगा तो खा पाइएगा? मान के चलिए पानी में बहुत ज्यादा हमारा अगर पोषण तत्व है तो हम ऊपर से बेसी खाद देंगे तो गलत हुआ कि नहीं हुआ? तो मट्टी का और पानी का दोनों खाद को हमको समझना चाहिए कि नहीं चाहिए? तो ये पीएच समझने का मट्टी से, टीडीएस समझने का पानी से। उसी हिसाब से इसमें इसी वैल्यू का मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रिक कनेक्टिविटी, चुंबकीय शक्ति मट्टी के अंदर में होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? आपके हमारे शरीर में चुट्टी चढ़ेगा, पता चलेगा ना? आपके हमारे शरीर में मक्खी बैठेगा, चाहे मच्छर काटेगा तो पता चलेगा ना? वैसे हम जमीन में बीज डालेंगे तो जमीन को, मट्टी को पता चलना चाहिए कि नहीं चाहिए? तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक कनेक्टिविटी, यानी कि चुंबकीय शक्ति मट्टी में आना चाहिए। अब ये कैसे होगा? देखिए अपने आप हो जाएगा। हम लोग एक प्रोसेस में जाएंगे, उस प्रोसेस से हमारा ये सारा चीज व्यवस्थित हो जाएगा। अब आगे आइए, यहाँ पे मट्टी में चाहिए जीवाणु। देखिए ये जीवाणु क्या है थोड़ा सा समझिए। अच्छा, मट्टी को आप सजीव मानते हैं कि निर्जीव मानते हैं? हेलो, मट्टी को क्या मानते हैं? सजीव मानते हैं कि निर्जीव मानते हैं? अब देखिए मट्टी को सजीव मानते हैं कि निर्जीव मानते हैं हम नहीं जानते हैं, लेकिन मट्टी निर्जीव कब है? जैसे ईटा भट्टा का आग से जला हुआ मट्टी में कोई चीज डालिएगा तो वहां मतलब बीज डालिएगा तो वहां पौधा बनेगा? क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि वहां का जीवाणु सब खत्म हो गया है। अब मट्टी हो गया पूरा निर्जीव हो गया, आग से जल गया है। मट्टी तो मुलायम होना चाहिए, मट्टी के अंदर में जीवाणु होना चाहिए। कितना होना चाहिए? एक चुटकी मट्टी के अंदर में कम से कम 2 करोड़ जीवाणु होना चाहिए। ऊपर एक चुटकी मट्टी के अंदर में 20 करोड़ अगर जीवाणु होता है तो उससे सुंदर मट्टी कोई नहीं है। जैसे जंगल का मट्टी में कार्बन ज्यादा होता है, वहां जीवाणु सब पलता है, इसीलिए वहां कोई खाद नहीं देते हैं, फिर भी फल से भरा हुआ लदा हुआ घास सब मिलता है। तो उस टाइप का मट्टी बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? पहला नंबर में जीवाणु का विकास करना पड़ेगा। अब ये जीवाणु क्या क्या काम करता है? देखिए ये खास करके 3 ठो काम करता है। पहला काम करता है मट्टी को खाएगा, मट्टी को हगेगा, मट्टी को जो है गुंडी गुंडी कर देगा। अब अंदाज करिए जिस जीवाणु को हम आंख से नहीं देख पाते हैं, एक चुटकी मट्टी में 2 करोड़ से 20 करोड़ जीवाणु होता है। एक सुई के नोक में 10-10 हजार 1-1 लाख जीवाणु बैठ सकता है, तो उसका साइज क्या होगा? अब वो कितना मट्टी खाएगा, कितना हगेगा, और उस हिसाब से उसको गुंडी गुंडी कर देगा तो 2-4 बूंद पानी गिरने के बाद उसका पोषण तत्व पौधा लेगा कि नहीं लेगा? क्लियर है? तो उस टाइप का मट्टी बनाने के लिए हमको जीवाणु चाहिए। दूसरा देखिए, जीवाणु हमारा बिना पैसा का खेत का जौन है, और जो काम हम नहीं कर सकते हैं वो काम वो करता है। अब कैसे करता है? देखिए पौधा को पोषण देने का काम वही करता है। पौधा को पोषण कहां से लाके देता है? एटमॉस्फेयर से लाके देता है। तभी जो हम कहें जो 100 किलो घास लाए थे उसको सुखाने के बाद
70 किलो उड़ के गया, वो उस टाइप का आपको पोषण तत्व लाके पौधा को दिलाने का काम ये जीवाणु करता है। और क्यों करता है इसका भी कारण है। उस जीवाणु का भोजन क्या है? ग्लूकोज है। जितना बढ़िया पोषण देगा पौधा को उतना ज्यादा मतलब उसका ग्लूकोज रिलीज होगा पौधा से। जैसे मेरे शरीर से पसीना निकला तो मच्छर उसको खाएगा कि नहीं खाएगा, मक्खी खाएगा कि नहीं खाएगा। उसी हिसाब से उसका जो ग्लूकोज रिलीज होता है वो खा करके पौधा जो पलता है, बढ़ता है, मतलब जीवाणु बढ़ता है। तो पौधा को जितना ज्यादा, जैसे हम ज्यादा घास देंगे तो गाय हमको बेसी दूध देगा ही नहीं देगा, तो वैसे क्या करेगा, एटमॉस्फेयर से भी पौधा को खिलाने का काम करेगा, जमीन से भी पौधा को खिलाने का काम करेगा, और हर ढंग से पौधा को कुपोषित से बचाने का काम करेगा। एक ठो जीवाणु है, वैज्ञानिक ने उसका नाम दिया माइकोराइजा बोल के। माइकोराइजा सूखा के समय में 15 फीट, 20 फुट, 40 फीट, 100 फीट नीचे जा करके वो छोटा सा जीवाणु मुंह में पानी ला करके पौधा के जड़ को पिलाता है। इसीलिए जंगल का गाछ कभी मान लीजिए इस हिसाब से आपको सूखा भी लग जाए तो जिंदा रहता है, मरता नहीं। आपको कभी कभी पहाड़ के अंदर में देखते होंगे गाछ ऐसे खड़ा है, वो सारा जिंदा करने का काम, उसको पानी पहुंचाने का काम ये सब जीवाणु करता है। लेकिन हम किसान को क्या सिखाया गया, देखो बाबू घास बढ़ेगा, घास का दवाई छींटो। अब घास का दवाई से घास तो मरेगा, जीवाणु बचेगा। मट्टी को हमने क्या कर दिया, निर्जीव कर दिया। मट्टी होना क्या चाहिए, मट्टी सजीव होना चाहिए। अब देखिए खाद डालते हैं, डीएपी, यूरिया, पोटाश डालते हैं, उसी हिसाब से समय समय पर कीटनाशक डालते हैं, फंगीनाशक डालते हैं, कोई जीवाणु बचेगा? सबसे बड़ा गलती यहाँ हो गया। और उसको काट काट करके गुंडी करने वाला भी जीवाणु नहीं है, उसको पोषण खोज करके ला करके पौधा को देने वाला भी जीवाणु नहीं है। और ये रोग वाला मट्टी क्यों बनता है? देखिए रोग को ठीक करने वाला भी जीवाणु है। कैसे ठीक करता है? दुनिया में 2 तरह का जीवाणु है। जंगल में देखते होंगे 2 तरह के पशु है। एक शाकाहार खाने वाला है, घास खाता है, फल फूल खाता है, उसी तरह से जीता है। एक मांसाहार खाने वाला है, तो वो मांसे खा के जीता है। वैसे हम आंख से जो नहीं देखते हैं उसमें भी 2 टाइप का है। एक टाइप का घासे खा के जीता है, वो हमारा साग सब्जी, अन्न बाली, फल फूल को खत्म कर देता है। और एक जीवाणु है हमारा मित्र जीवाणु, वो फल फूल खाने वाला, अन्न बाली खाने वाला, साग सब्जी खाने वाला, इस जीवाणु को खा लेता है। बोलिए उस टाइप का जीवाणु हम अगर खेत में डाल देंगे तो ये बच पाएगा क्या? ये रोग करने वाला, नुकसान करने वाला जीवाणु बच पाएगा क्या? तो ये जीवाणु का हमको विकास करना है। हेलो, अब देखिए पहला नंबर में रोग रहित मट्टो बनाने के लिए भी हमको जीवाणु चाहिए, पोषण पूर्ति करने के लिए भी हमको जीवाणु चाहिए, और ये सारा आपको ये देखिए, ये इसी वैल्यू बनाने के लिए भी हमको जीवाणु चाहिए, पीएच संतुलन करने के लिए भी हमको जीवाणु चाहिए। सारा चीज में खेल में जीवाणु का खेल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लेकिन अभी जो हम खेती कर रहे हैं, अभी का खेती में क्या हो रहा है, टोटल जीवाणु को मारने का काम हो रहा है। चाहे खाद के जरिए मारिए, चाहे विषादी के जरिए मारिए, चाहे घास मारने के जरिए मारिए, चाहे ट्रैक्टर चला के मारिए, कुछ करके मारिए, हेलो, मर तो रहा है। बोलिए अब इस मट्टी को हम नहीं संभालेंगे तो आने वाला 10-20 साल में ये मट्टी हमको कुछ देगा? नहीं देगा। फिर मानव अस्तित्व बचेगा? प्राकृतिक पर्यावरण नहीं बचेगा तो मानव अस्तित्व बचेगा? डेली हम जहर छीट रहे हैं, जहर खा रहे हैं, डेली हम खाद छीट रहे हैं, खाद खा रहे हैं, इसके चलते हमारे शरीर में तरह तरह का रोग आ गया। खाली हमारा ही शरीर में नहीं, हम गाय माल पोसते हैं वो भी रोगी हो रहा है, हम हासिन पोस रहे हैं, दुनिया कुछ पोस रहे हैं, ये जानवर सब जितना भी पोस रहे हैं वो भी रोगी हो रहा है। और देखिए अभी बगेड़ी आपको नहीं मिलेगा। बगेड़ी देख रहे हैं? नहीं, बहुत कम देख रहे हैं। कारण क्या है? बगेड़ी उड़ करके जहां तक जाता है, ये मोबाइल का जो टावर का रेडिएशन जो आ रहा है वो धीरे धीरे उसको नपुंसक कर रहा है। अब बगेड़ी नपुंसक हो रहा है तो आदमी होगा कि नहीं होगा? लेडीज मांस बनेगी कि नहीं बनेगी? ये बहुत बड़ा समस्या आपको दुनिया के अंदर में आने वाला है। ये चीज को सब जानता है और सब महसूस करता है। तरह तरह का पॉलिसी ला रहा है, तरह तरह का काम करने जा रहा है। और अभी अभी आपको एक कार्बन क्रेडिट पॉलिसी
विश्व में लागू हो गया। राष्ट्र संघ ये कार्बन क्रेडिट पॉलिसी को लागू करने के लिए करीब करीब हमको लगता है 135-40 देश का मीटिंग कई बार बैठ चुका है और विश्व लेवल में इसका कारोबार भी शुरू कर दिया है। और इसमें से किसान को बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है जो ऑर्गेनिक खेती करेगा, क्योंकि रासायनिक खेती करने वाला किसान कार्बन क्रेडिट का बेनिफिट नहीं ले पाएगा, क्योंकि वो क्या करेगा, रासायनिक डाल करके कार्बन को बढ़ाएगा। क्लियर है? कार्बन उत्सर्जन को बढ़ाएगा। और ऑर्गेनिक खेती करने वाला क्या करेगा, उत्सर्जन वाला कार्बन को एब्जॉर्ब करके उसको मेंटेन करने वाला काम करेगा। क्लियर है? तो इस हिसाब से अब देखिए ये मट्टी बनाने के लिए हमको करना क्या होगा। देखिए अब यहाँ आप मोबाइल को इधर दिखाइए। पहला नंबर में देखिए वहां फोटो में क्या दिया हुआ है। फोटो में सबसे पहले दिया हुआ है जीवाणु जामन। कितना आदमी ने जामन बनाया, हाथ उठाइए तो। जामन किनके पास है, किनके पास है बनाया हुआ? एक आदमी इन्होंने बनाया, एक आदमी आपने भी बनाया। अच्छा, आपने भी बना लिया। 3 आदमी ने, इधर भैया ने बनाया, भैया निकल गए। 4 आदमी ने बनाया। अब देखिए पहला नंबर में ये जामन हमको सबसे पहले बनाना है। और एक बार जो जामन बनाइएगा वो आगे आपको कभी खत्म नहीं होगा। अच्छा, पीछे गप नहीं करिए, पीछे गप नहीं करिए, पीछे ध्यान दीजिए। पहला नंबर में जामन आपको बनाना होगा। एक बार जो जामन बनाइएगा वो आपको बहुत लंबा चलेगा। बार बार उसको यूज में लाइए। कैसे यूज में लाइए? अब आपको जामन के बाद आपको बनाना है ये जीवाणु अमृत जल बनाना है। अब जीवाणु अमृत जल कैसे बनेगा देख लीजिए, हम थोड़ा सा आपको बताते हैं। अब सर को ये बना करके उस जो बड़ा टैंकी है, बड़ा टैंकी के अंदर में यही चीज बनाना है। अब ध्यान दीजिए जीवाणु अमृत कैसे बनेगा। देखिए ये आपको सेलेरी, इसका नाम हम सेलेरी रखते हैं, इसका नाम रखते हैं जीवाणु अमृत। अमृत ये हमको बनाना है। ये कैसे बनेगा? अब देखिए हम फार्मूला देते हैं 200 लीटर का। 200 लीटर का आपको हम देते हैं फार्मूला। आपको 10 लीटर चाहिए 10 लीटर बनाइए, 500 लीटर चाहिए 500 लीटर बनाइए, जो भी करना है कर लीजिए। पहला नंबर में सबसे पहले हम 200 लीटर का आपको कहेंगे ड्राम लेने के लिए। 200 लीटर का ड्राम, देखिए ये ड्राम लीजिए और इसमें करीब करीब आप 170-75 लीटर आप पानी डाल दीजिए। और 3 नंबर में आप क्या करिए, इस पानी के अंदर में 10 केजी आप डालिए गोबर। गाय का हो तो अति उत्तम, और गाय का नहीं हो भैंस का भी चलेगा, बैल का भी चलेगा। अब गाय का क्यों उत्तम मानते हैं, इसमें साइंटिफिक रीजन है। अब साइंटिफिक रीजन क्या है थोड़ा ध्यान दीजिए। जैसे भैंस का गोबर को आप ले जाइए लैब में टेस्ट करिएगा तो उसका ऑक्सीजन वैल्यू आपको मोटा मोटी 8 से 10% मिलेगा। गाय का ले जाइए 20 से 22% मिलेगा। डबल हुआ कि नहीं हुआ? अब गाय का गोबर को सुखाइए, गोईठा जैसा बनाइए, घाम पानी में को बचा करके, उसको पानी से बचा करके धूप में आप उसको सुखाइए। सूखा हुआ गोईठा को ले जा करके अगर आप टेस्ट करते हैं तो उसका ऑक्सीजन लेवल 40 से ऊपर चला जाएगा, और भैंस का नहीं जाएगा। भैंस का वही 8 से 10 के अंदर में रहेगा। तो धूप लगने के बाद इसमें पावर नहीं बना, लेकिन गाय में पावर बना। अब क्यों बना? गाय में, लोकल गाय में, वो भी जर्सी गाय में नहीं हो पाएगा। लोकल गाय के अंदर में सूरज का शक्ति लेने का पावर है। वो जहां भी चलती है सूरज उसको बहुत दुआ देते हैं, आशीर्वाद मिलता है उसको, और वहां से उसको शक्ति मिलता है। सूर्य के 3 नाड़ी, यहाँ जो कोबड़ होता है ना, इस कोबड़ के चलते मतलब क्या होता है, वो कनेक्शन हो जाता है सूरज से, और वहां से आपको सूरज का शक्ति उसको मिलता है। लोकल गाय के अंदर में सूर्य केतु नाड़ी होता है, उस नाड़ी के चलते सूर्य का जो है शक्ति इसको मिल जाता है। अब उसी गोबर को जला करके तांबा का पात्र में, उसमें थोड़ा सा हल्का सा उसमें घी का प्रोसेस है, दे करके अगर उसको जला देते हैं तो 55% के हरा हरी ऑक्सीजन के रेशियो मिलता है। और ये बाबा जी सब क्या नाटक करता है, वो ऐसे ही भस्म बनाता है गाय का गोबर से।
और किसी का माथा दर्द हुआ तो लगा देता है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन लेवल है। अब उसको ऑक्सीजन कम मिल रहा है तो उसको ऑक्सीजन मिलना चालू हो गया, माथा कम हो गया दर्द करना, तो दर्द करना कम हो गया तो कहता है बाबा जी का कृपा है। वो कोई कृपा उर्पा नहीं है, वो उसके अंदर में जो चीज था उस चीजों ने काम किया। क्लियर है? तो इस हिसाब से आप लोग भी जो है 1 नंबर में, जैसे ये सेलेरी जीवाणु अमृत जामन बनाइएगा, 1 ड्राम ले लीजिएगा, उसमें 170 लीटर पानी दे दीजिएगा, 10 केजी गोबर डाल दीजिएगा, और इसके अंदर में कम से कम 5 लीटर आपको गौमूत्र डालिए। गौमूत्र नहीं है भैंस डालिए, भैंस नहीं है बैल डालिए, ये सब डालना पड़ेगा। ठीक है? अब देखिए धीरे धीरे आप लोग क्या करिए, पेशाब को ड्राम में रखना चालू करिए, इससे बहुत बड़ा काम होता है। अब देखिए विज्ञान का हिसाब थोड़ा आपको समझाते हैं, मूत्र का वैल्यू थोड़ा समझिए। जैसे यूरिन बोलता है और यूरिया बोलता है, यूरिया और यूरिन का भाव मिलता है कि नहीं मिलता? बोलने का भाव तो मिलता है। अब उसका गंध देखिए, उसका स्मेल देखिए, सार्वजनिक टॉयलेट में जाइए उसका गंध को अंदाज करिए, और यूरिया के गोदाम में जाइए उसका गंध को अंदाज करिए, करीब करीब सेम मिलेगा। उसके बाद क्या करिए, यूरिया को धान में छिड़ दीजिए, कोई मकई में छिड़ दीजिए, बाली में छिड़ दीजिए, 3-4 दिन में बाली हरापन करेगा। और उसी हिसाब से पानी को भी 90% पानी, 10% आपको यूरिन, 10 लीटर पानी में 1 से 1.5 लीटर यूरिन डाल करके अगर आप छिड़ देते हैं तो वो भी हरापन फेंकेगा। क्लियर है? घास में हरापन फेंक देगा। तो यूरिया में और यूरिन में कोई फर्क है? एक तो फर्क है, क्या है? यूरिया में ओनली 1 नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के बाद कुछ नहीं है। लेकिन यूरिन के अंदर में नाइट्रोजन के साथ साथ 17 तत्व जो मांगता है साइंटिस्ट, वो सारा 17 तत्व है। क्लियर है? अब बोलिए, सबसे बेकार चीज समझ करके हम यूरिन को फेंक रहे थे, मतलब नहीं रख रहे थे, जिसका हम वैल्यू नहीं दे रहे थे, ये गंदा चीज, ये खराब चीज समझ रहे थे, वो आपके स्वास्थ्य के लिए, मट्टी के स्वास्थ्य के लिए और प्राकृतिक पर्यावरण के स्वास्थ्य के लिए, और जो मतलब अनाज फल सब्जी निकालते हैं उस भोजन का न्यूट्रिशन वैल्यू के लिए यूरिया अच्छा है कि यूरिन अच्छा है? यूरिन अच्छा है। यूरिन अच्छा है। तो इसको कलेक्शन करिए, इसका बहुत काम आएगा। इसका बहुत चीज हम बनाने का तरीका आपको धीरे धीरे बता सकते हैं। अब देखिए, ये 5 लीटर गौमूत्र के बाद आपको करना क्या है, करीब करीब आपको एक मुट्ठी आपको बर व पीपल, इस पेड़ का मिट्टी को लेना है। अब क्यों लेना है? देखिए, बर पीपल के अंदर में ऑक्सीजन बेसी होता है, वहाँ चिड़ै वगैरह आकर के बैठती है, वो लेटरिन वगैरह नीचे में करती है, और ये जीवाणु सब भी जो है ना, जो जीवाणु का हम बात कर रहे हैं, वो भी ऑक्सीजन जहाँ बेसी होता है वहाँ पनपता है। तो आपको क्या करना है, बर पीपल के गाछ के पास जाना है, उसके छां के नीचे का मिट्टी को ले लेना है, थोड़ा सा ऊपर का मिट्टी को हटा दीजिए, इतना ठो मिट्टी ले आइए, और ये तीनों चीज को आप क्या करिए, इसको एक ठो कठोत में सान लीजिए, पूरा फोड़ करके, और सान करके इसको ड्राम में डाल दीजिए। कहाँ? 170 लीटर पानी था, 200 लीटर का ड्राम है, इसको डालने के बाद थोड़ा सा पानी ऊपर आ जाएगा। अब दूसरी बात क्या करना है, देखिए 2 केजी गुड़ लेना है, और 2 केजी खल्ली लेना है। खल्ली जानते हैं? खैर, ये लेना है, और इसके अंदर में 1 लीटर जामन लेना है। हम कहते हैं इसके अंदर में 5 लीटर दे दीजिए जामन, एकदम फटाफट काम भी हो जाएगा और पूरा आपको काम भी करेगा। 5 लीटर आप ले लीजिए जामन। कौन जामन? जो आप बनाए हैं उसमें से 5 लीटर निकाल लिए। क्लियर है? 5 लीटर निकाल के ये तीनों को एक साथ फिर फेंट करके इसको फोड़ फाड़ करके फिर डाल दीजिए। क्लियर हुआ? अब ये 5 लीटर निकाले तो इसको क्या करेंगे, इसमें 5 लीटर पानी डाल दीजिए, इतना सा गुड़ डाल दीजिए, आपका जितना का उतना बचा। क्लियर है? वो जैसे उसमें से निकालिएगा वैसे उतना ही पानी डाल दीजिएगा, और उतना ही जो है क्या नाम है उसका, गुड़ डाल दीजिएगा। क्लियर है? अब यहाँ हमारा 1 2 3 4 5 6 चीज हमारा डाला पानी के अंदर में।
अब हमको डालना क्या है, 1 केजी दही, डेयरी वाला नहीं, पोड़ करके अपना वाला दही। अब पोड़ा हुआ दही का हम लोग कई बार किए हैं, कोई काम का नहीं है। कुछ मिला देता है, डालडा मिला देता है, उसके अंदर में पीस पास करके आटा फाटा मिला देता है, खुदी उदी का चावल का, तो कोई काम का नहीं। इस हिसाब से 1 केजी दही दीजिए और इसके अंदर में 1 केजी दाल का आटा दीजिए, कोई भी दाल आपको घर में जो है, मसूर है मसूर दीजिए, रहर है रहर दीजिए, जो भी है, कलाई है कलाई दे दीजिए, 2 दलिया होना चाहिए। सब प्रोटीन का सोर्स यहाँ हम पूरा करते हैं। और 1 केजी आप दीजिए चावल का आटा। चावल ही नहीं, अनाज दे सकते हैं, गेहूं भी दे सकते हैं, बाजरा भी दे सकते हैं, मड़ुआ भी दे सकते हैं, मतलब कोई भी अनाज चाहिए, मकई का आटा दे सकते हैं। बस इसको मिला करके आप फिट करके इसमें डाल दीजिए। अब देखिए इस ड्राम को क्या करना है, धूप से बचा के रखना है, पानी से बचा के रखना है। अब इसको करना क्या है, ये सब डाल दिए, आपका ड्यूटी है 8 दिन तक का ड्यूटी। एक तो बड़ा डंडा ले लीजिए, 200 लीटर में बना हुआ है, ऐसे करके 15-20 मिनट डेली, ऐसे करके 15-20 मिनट डेली, सुबह शाम आपको उसमें डोलाना है। आराम से उसको हिला दीजिए, उसको फोड़िए पूरा, क्या है कि जीवाणु सब क्या करेगा, पूरा मतलब भर जाएगा तो वो छाली की तरह बैठ जाएगा। उसको छाली की तरह बैठने नहीं दीजिए, उसको क्या करिए, आराम से इसको डेवलप करके आप जो है क्या नाम है, उसको तोड़ तोड़ के उसको डेवलप करिए, उसमें बच्चा जितना बने उतना बनने दीजिए। अब देखिए इसको पहला 3 दिन के अंदर में देखिएगा कोई हल्का फुल्का आपको स्मेल आएगा, और 8 दिन के अंदर में पूरा स्मेल आ जाएगा। जैसे 8 दिन के अंदर में पूरा स्मेल आना चालू करेगा, आप समझ जाइए मेरा ये क्या नाम है, सेलेरी तैयार हुआ। अब ये तैयार हुआ सेलेरी को करना क्या है, तैयार हुआ सेलेरी को यूज कैसे करना है। मान लीजिए 8 दिन में हमने इसको तैयार किया, मेरे ड्राम में ये चीज है, अब इनके यहाँ भी ये चीज अब बनने वाला है, इन्होंने ड्राम को तैयार किया है। अब ये चीज जो डालेंगे और ये जो जामन हमने डाला है, वो अवगढ़ घोल जो हम डाल रहे हैं, और इसको डालेंगे तो जमीन आसमान का फर्क आ जाएगा। क्लियर हुआ। अब ये हम 3 हिसाब से यूज कर सकते हैं। पहला नंबर में जैसे मान लीजिए आपको आगे चल के गेहूं लगाना है, चाहे मकई लगाना है, चाहे सब्जी लगाना है, पहला नंबर में खेत को करिए तैयार। जैसे खेत तैयार होगा, कट्ठा में 10 लीटर से ऊपर, 20 लीटर 30 लीटर जितना डाल सकते हैं, कम मतलब ऊपर डालने के लिए मना नहीं है, कम से कम कट्ठा में 10 लीटर ये डालिए। कैसे डालना है, मान लीजिए ऐसे बोझ में लिए छिड़ते चले, कहीं बेसी गिरा कहीं कम गिरा, कोई मतलब नहीं है, आप उसको छिड़ते जाइए, आप घूमते जाइए। 1 बीघा है, कम से कम मिनिमम 200 लीटर, ठीक है, ऊपर आप 400-500 जो भी दे सकते हैं दीजिए। बस इसको आप तैयारी जमीन में छिड़ते चलिए। अब मान लीजिए कोई बाली लगाते हैं, मकई लगाते हैं, गेहूं लगाते हैं, तो हल्का तो नमी रहेगा, हल्का मट्टी, नमी वाला मट्टी होना चाहिए, और नमी वाला मट्टी के अंदर भी इसको आप छिड़ते जाइए। कब, अंतिम जुताई से पहले वाला जुताई में, जैसे 1 बेर जोते, 2 बेर जोते, 30 बार आपको जोत करके बाली लगाना है, तो 2 बार जोते, उसके बाद इसको छिड़ दीजिए, उसके बाद जोत करके मिला दीजिए, उसके बाद आप बाली लगाइए। अब जैसे आप बाली लगाएं, बाली लगने के बाद यहाँ बाली बढ़ेगा, देखिएगा बहुत आनंद का बाली आएगा, और जैसे आनंद का बाली यहाँ निकलेगा, वैसे 20-22 दिन में, 25 दिन में आप पानी पटाइएगा कि नहीं, पानी तो पटाना है। अब पानी जब पटाने लगिएगा तो यहाँ मोटा मोटी कट्ठा में 5 किलो का एवरेज, 5 लीटर का एवरेज आप जर्किन में इसको भर के ले जाइए। इधर से मशीन खोलिए, चाहे नहर खोलिए, एक तो बाल्टी में टूटी लगा दीजिए, कट्ठा में 5 किलो जैसे गिरे उसके एवरेज से आप टूटी खोल दीजिए। अब हर बार पानी पटाइएगा तो ये अमृत आपको जमीन में चला देगा। हेलो, ये क्या करेगा, ये जीवाणु का विकास करेगा और पोषण का भी यहाँ पूर्ति हो जाएगा। क्लियर है। देखिए यहाँ क्या क्या चीज डाले हैं यहाँ आपको जो चीज डाले हैं ये सारा पोषण को पूर्ति करेगा। 108 टाइप का पोषण आपको मिल जाएगा। सबसे बड़ा काम ये क्या करेगा, पौधा के अंदर में प्रकाश संश्लेषण क्रिया को डेवलप कर देगा
और फोटोसिंथेटिक क्रिया जिस हिसाब से बढ़ेगा उस हिसाब से पौधा क्या करेगा, वातावरण से सारा चीज लेगा और जीवाणु सारा काम करके उस पौधा को दे पाएगा। क्लियर हुआ? अब देखिए पहला नंबर में हम क्या किए, जमीन में इसको डाले। दूसरा नंबर में हम क्या किए, इसको हम पटवन में डाले। क्लियर है? अभी जमीन और पटवन का ही समझिए, क्योंकि तीसरा बात अभी हम कहेंगे तो ये थोड़ा टेक्निकल फुल बात है, इसको अगले वीडियो में हम क्लियर करेंगे, प्रैक्टिकली क्लियर करेंगे। तो जमीन को शक्तिशाली माटो बनाने के लिए क्या हुआ, ये सेलेरी हमको काम किया। क्लियर है? अब देखिए इसके बाद आपको करना क्या है, सजीव मल और खनिज मल दो ठो खाद बनाना। जैसे हम लोगों ने क्या किया, मौलवी साहब के अभी खाद बन रहा है, आप लोग बैठ के देखे कि नहीं देखे? किस किस ने देखा मौलवी साहब का खाद? देखे? और कितना भुरभुरा खाद है, देखे? और उस टाइप का भुरभुरा खाद क्यों बना, उसके अंदर में हम लोगों ने ट्राइकोडर्मा को डाला है। ट्राइकोडर्मा 1 किलो डाल करके हम लोगों ने उसको मल्टीप्लाई करके 200 किलो खाद बनाया था। 200 किलो में से करीब करीब 150 किलो खाद तो हम लोग डाल दिए घास में, और 50 किलो से फिर करीब करीब हमको लगता है 1000 किलो 800 किलो खाद अभी बन गया है। तो एक बार ट्राइकोडर्मा ला करके ट्राइकोडर्मा मित्र जीवाणु को हम लोगों ने जो डाला, अब वो क्या कर रहा है, खाद को भुरभुरा भी कर रहा है और इधर 1000 किलो हुआ। अब उसमें से फिर हम कुछ खाद बचा करके हम 5-10 हजार किलो भी बना सकते हैं। क्लियर है सर? तो इस हिसाब से आपको ये सजीव खाद और खनिज खाद बनाना है। तो सजीव खाद कैसे बनेगा, खनिज खाद कैसे बनेगा, इसका हम क्लास अगला बार लेंगे, लेकिन आज इतना समझिए हमको बनाना है। क्लियर है? जैसे आज एक चीज प्रैक्टिकल कर रहे हैं, वैसे हम इसका भी प्रैक्टिकल कर देंगे। क्लियर है? अब देखिए, तो सजीव खाद और खनिज खाद क्या करना है, देखिए जैसे मिट्टी को आप तैयारी करते हैं, इसको छींटते हैं, उसके साथ साथ आपको ये भी छींटना है। कितना? मोटा मोटी सजीव और खनिज खाद 25 किलो ले लीजिए, और आपके ढेर का जो गोबर है वो आपको जितना लेना है उतना ले लीजिए। बीघा में मोटा मोटी ये 25 किलो और वो 150 से 200 किलो बीघा में मिला करके इसको सान करके मिक्स करके आप खेत में छींट करके, और उसके बाद इसको छींट करके बाली लगाते हैं और पटवन में फिर बार बार इसको डालते हैं, तो आपका पौधा जो है एकदम खिलना चालू करेगा। हेलो, अब देखिए पौधा कैसे खिलना चालू करेगा, उस पौधा को देखे होंगे आप, एकदम खिलता हुआ पौधा देखे कि नहीं देखे, उस तरह से खिलता हुआ आपको पौधा मिलेगा। मतलब एकदम जबरदस्त पौधा, जो पौधा का नेचर होना चाहिए। हम मौलवी साहब को बोले, आप बोलते हैं सर हमको अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है, हम बोलते हैं नहीं हुआ है, हमको ये ऐसा पौधा चाहिए, तब हम मानेंगे कि हमारा काम सही हुआ। तो असल में आपको बाली जो लगाइएगा एकदम खिलता हुआ बाली मिलेगा। अब किसान से हम अनुरोध क्या करेंगे, खिलता हुआ बाली को देख करके आप खुश होकर के घर में बैठ जाते हैं, ये गलत है। अब काम करने का तरीका को चेंज करिए। देखिए बाली में रोग लगता है, तब आप जाते हैं दुकान खरीदने के लिए दवाई, हड़बड़ी में खरीद के लाते हैं दुकानदार के भरोसा में। हर साल खेती करते हैं, कहाँ कौन बीमारी हमको परेशान कर रहा है, उसको कंट्रोल कैसे करें, इसका आपको जानकारी नहीं है, और इसी में आपका खर्चा बढ़ रहा है, उत्पादन घट रहा है, और रोग से हम आप मर रहे हैं। देखिए अब हमको ऐसा काम नहीं करना है, हमको करना है ये कीट नियंत्रक बायो एंजाइम एक्ठो बनाना है, और ये बनाने के लिए भी हमको जामन ही चाहिए, वो जीवाणु जो जामन है वो जामन चाहिए। और ये बनाने के बाद क्या होगा, जैसे आपने बाली लगाया, फर्स्ट क्लास बाली निकला, एक बार पटवन किए, फर्स्ट क्लास आपको पटवन में भी चला गया जीवाणु सब। अब आपको क्या करना है, खिलता हुआ बाली जिसमें रोग नहीं लगा है, एकदम फर्स्ट क्लास बाली, उसको सुरक्षा करना है। सुरक्षा करने के लिए क्या करेंगे, कीट नियंत्रक बायो एंजाइम बनाएंगे, और जिसमें रोग नहीं लगा है उसमें हमको डालना है। कीट भी नियंत्रण करेगा, ये बायो एंजाइम भी है, इनके यहाँ बन रहा है। ठीक है, ये बायो एंजाइम से हमको क्या करना है, अब स्प्रे चालू कर देना है, ताकि कोई भी मच्छर इसके अंदर में नहीं घुसे,
कोई भी मक्खी आकर के नहीं बैठे, किसी तरह का रोगग्रस्त करने वाला कोई जीवाणु यहाँ नहीं आवे, और वहाँ अंडा लार्वा प्यूपा कुछ भी नहीं बने, और हमारा बाली सुरक्षित हो जाए। अब एक तो बात बताइए, आज तक कोई भी बाली आपका बिना रोगी स्वस्थ बाली, जिसमें रोग नहीं लगा, जिसमें आप कीटनाशक नहीं छीटे, जिसमें आप विषादी नहीं छीटे, वैसा बाली अभी तक आपको मिला कभी? हर बाली में हमको छीटना पड़ रहा है। तो आप रोग का इंतजार क्यों करेंगे? रोग लगेगा तब छीटेंगे, ऐसा क्यों सोचेंगे? स्वस्थ को आप अगर छीट देते हैं ये कीट नियंत्रक बायो एंजाइम, तो कीड़ा का समस्या आपको खत्म हो जाएगा। कौन कौन सा कीड़ा? कोई भी कीड़ा, चाहे वो रस चूसक हो, चाहे फल छेदक हो, चाहे पत्ता भक्षक हो, चाहे जड़ गलन करने वाला हो, चाहे आपको जड़ काटने वाला हो, चाहे फल काटने वाला हो, कोई भी कीड़ा हो, कुछ नहीं बच पाएगा। क्लियर है? अब देखिए, सुरक्षित बाली जैसे आपको बढ़ के चला आएगा, फूल पर आएगा कि नहीं आएगा? जैसे धान है, पहला गांठ, दूसरा गांठ, तीसरा गांठ तक धान बढ़ेगा। तो हम क्या करेंगे? बीच बीच में इसको पटाते जाएंगे, बीच बीच में इसको छींटते जाएंगे, हमारा गाछ बहुत मस्ती से बढ़ेगा। ये मजेदार आपको गवा सब निकलेगा, 60, 70, 80, 85, 100 तक का आपका गवा निकल जाएगा। उसमें से बच्चा, क्या बोलते हैं, कंसा बोलते हैं, वो कंसा सब निकल जाएगा। गेहूं में सेम होगा, मकई भी इस हिसाब से मोटा हो जाएगा। अब देखिए, इसको छिड़ते जाइए। अब इसका बढ़ने का टाइम खत्म हो गया, अब इसको फूल में से फल बनने का प्रक्रिया चालू हो जाएगा। ठीक है? जैसे धान में फूल में से फल बनने का प्रक्रिया चालू हो जाएगा, वैसे आप यहाँ ये फंगीनाशक को छिड़ दीजिए। हेलो, क्लियर है सर? अच्छा, जरूरत पड़ेगा तो बीच में ये दोनों को मिला के भी छीड़ सकते हैं। वो काम करते जाइएगा, आपको आइडिया होते जाएगा, लेकिन ये हमको बनाना होगा। अब ये फंगस नियंत्रण करने वाला भी बनेगा, कौन चीज से? जामने से बनेगा। मटेरियल अलग है, जैसे इसको बनाए अलग मटेरियल में बना, उसको बनाएंगे अलग मटेरियल में बनेगा, लेकिन जोड़न के हिसाब से वो चाहिए। पानी के बिना कुछ बनेगा? वैसे जामुन के बिना कुछ नहीं बनेगा। क्लियर है? नमक के बिना सब्जी बनता है क्या? वैसे चीनी के बिना चाय नहीं बनता है, तो ये जामुन के बिना कोई भी चीज नहीं बनता है। इसलिए पहला नंबर में हमको जामुन चाहिए। क्लियर हुआ? अब देखिए, जैसे आवश्यक पड़ा आप इसको छिड़ते गए, तो यहां से आपका सुरक्षित बाली निकला। अब जैसे फूल पर आता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं? फूल वर्धक बनाने के लिए, जैसे आज यहाँ इनका नींबू से बन रहा है, ये फूल वर्धक, इनका सोयजन से भी बना है फूल वर्धक, बना के रख दिए। दोनों को हम लोग मिला करके क्या करेंगे? टंकी में आपको 50-60 ml ये डालेंगे, 50-60 ml वो डालेंगे, और टंकी के अंदर में दोनों मिला करके हम लोग स्प्रे करेंगे, तो फूल को बढ़ाने का काम करेंगे। अब देखिए, गेहूं आपको नीचे से बढ़ गया, इसको आप यूज किए, पहले वो खाद को डाल दिए, बीच बीच में पटवन में इसको डालते गए, गाछ आपका बढ़ता चला गया। क्लियर हुआ? अब जैसे गाछ आपका बढ़ता चला गया, गाछ अब गमड़ी में जब आएगा, उससे 15 दिन पहले आपको क्या करना है? इस टाइप का फूल वर्धक बनाना है, और फूल वर्धक आपको छींटना है मकई में, गेहूं में, धान में, जो भी चीज लगाते हैं उसमें। अब फल में, जैसे मान लीजिए आम आपका है, तो फागुन में मजरेगा, माघ मजरे फागुन गुजरे कहता है ना, तो माघ में मजरेगा। आपको अघन के अंदर में नीचे में थोड़ा चूना लगा दीजिए, और ऊपर में फूल वर्धक से पहले आप ये हमारा जीवाणु जामुन को एक बार स्प्रे कर दीजिए, और उसके बाद कंटिन्यू 2 से 3 बार फूल वर्धक को स्प्रे करिए। और आम का फूल को देखिए, फूल कैसे रुकता है वो भी देखिए। अब आम फल में तो आप ऐसे डालिएगा। मान के चलिए सब्जी में क्या करिएगा? अब गेहूं एक बार फूलता है, एक बार फलता है, तो उसको आप छिड़ते गए, हो गया। लेकिन मिर्चाई को क्या करिएगा? भिंडी को क्या करिएगा? वो तो फूलते रहता है, फलते रहता है। तो पहला नंबर में गाछ जैसे बड़ा फूली पर आने वाला है, तो आप फूल वर्धक छीड़ दीजिए। उसके बाद 15-20 दिन में क्या हो जाएगा? सब टिकला पर चला जाएगा, और फूल थोड़ा सा कम हो जाएगा। फूल जैसे घट जाएगा, टिकला बढ़ जाएगा, फिर आप एक स्प्रे करिए। स्प्रे करने के बाद क्या होगा?
इधर टिकला जो है बढ़ना चालू करेगा, चमक आ जाएगा, क्योंकि उसके अंदर में पोषण जा रहा है और बाकी फूल निकलने का भी प्रोसेस चालू हो जाएगा। अभी तक मिर्चाई वाला कोई भी आपको बैगन वाला सही ढंग से नहीं ले पा रहा है उत्पादन। कई बार आपको मतलब दवाई छिड़ता है, कई बार क्या करता है, लेकिन 2 से 3 बार फल ले पाता है, नहीं तो नहीं ले पाता है। मोटा मोटी आप एक ठो टमाटर के गाछ से मिनिमम 7,000 टका कमाइए, ऊपर से 17,000 टका तक कमाइए। तो वो कमाने का तरीका क्या है कि आप सिस्टमेटिक खेती करें। अब सिस्टमेटिक खेती इस तरह से करना है कि पहला नंबर में जामन बनाना है, दूसरा नंबर में सैलरी बनाइए, तीसरा नंबर में दोनों खाद बनाइए, चौथा नंबर में ये दोनों बनाइए, रोग नियंत्रक और फंगस नियंत्रक, और लास्ट में फूल वर्धक बना करके आप गाछ को बढ़ाइए। क्लियर है सर? क्लियर है? और मैक्सिमम फल लीजिए। अब इसके अंदर में रासायनिक मल डालेंगे कि नहीं डालेंगे? रासायनिक मल चाहिए कि नहीं चाहिए? क्वेश्चन है ना। अब रासायनिक मल को क्या करना है, पहला नंबर में देखिए, अभी तो रासायनिक मल मिल ही नहीं रहा है। हम लोग जब रासायनिक मल मिल रहा था भामर जही तही, तो हम लोग क्या सलाह दे रहे थे, थोड़ा सा सुन लीजिए। हम बोलते हैं आप ये सिस्टम से मट्टी को बनाने के लिए पहला नंबर में आपको ये सिस्टम से ये सारा चीज डाल के खेती करना है। अब रासायनिक में क्या करिएगा, देखिए सबसे पहले रासायनिक को हम क्या बोलते हैं, रासायनिक को आप 60% माइनस करिए। जहां 100 किलो देते थे अब वहां 40 kg दीजिए। हेलो, क्लियर हुआ? न्यूनीकरण हुआ कि नहीं हुआ? जहां 100 किलो खाद दे रहे थे वहां 40 किलो दिए और उत्पादन घटा नहीं, उत्पादन बढ़ा। फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? फायदा हुआ। अब देखिए रासायनिक आप क्या किए, 100 किलो की जगह में 40 किलो दिए। मान लीजिए धान वाली में 40 किलो दिए, तो गेहूं वाली में 30 किलो दे सकते हैं ना। उसी तरह से गेहूं के बाद मूंग तुम डालिएगा तब 20 किलो दे सकते हैं ना। ऐसे ऐसे करके 2 साल 3 साल के अंदर में कम करते अगर जाइएगा तो रासायनिक का मतलब रासायनिक का यूज का क्रम खत्म हुआ कि नहीं हुआ। तो रासायनिक को धीरे धीरे न्यूनीकरण करके क्या करिए, रासायनिक को आपने खेत से आउट करिए और ये सारा चीज को बना करके दीजिए। अब जैसे इसको देने के लिए हम अभी बोल रहे हैं कम से कम कट्ठा में 10 किलो, और धीरे धीरे ये हो जाएगा कट्ठा में 5 किलो। अभी रासायनिक क्या हो रहा है, शुरू में दे रहे हैं 2 किलो, तो फिर देंगे 4 किलो, फिर देंगे 6 किलो, फिर देंगे 8 किलो, फिर देंगे 16 किलो। लेकिन इसमें क्या होगा, ये अभी 10 किलो दे रहे हैं तो घट जाएगा 8 किलो, 9 किलो, 6 किलो, 5 किलो करके ये भी धीरे धीरे क्या हो जाएगा, जंगली खेती की तरह एक आपको ऐसा खेती आपका तैयार हो जाएगा, जंगली खेती की तरह आपका मट्टी तैयार हो जाएगा। तो इस हिसाब से हम खेती कर सकते हैं। हेलो, कर सकते हैं? थोड़ा जोश में बोलिए ना, कर सकते हैं? कर सकते हैं। यस, थोड़ा सा जोश में आना चाहिए। अब देखिए, तो इस हिसाब से हम मट्टी का पूर्ण उपचार करके पहला नंबर में शक्तिशाली हम माटो बनाएंगे। बनाने के लिए तैयार हैं? तैयार है। और जैसे शक्तिशाली माटो होगा वैसे उत्पादन आपका बढ़ेगा। अभी मौलवी साहब को हम क्या बोलेंगे, भैया जुमा जुमी 20 दिन हुआ है, आप बोल रहे हैं बढ़िया हुआ, हम इसको नहीं मानेंगे, हम 3 महीना के बाद मानेंगे, और 3 महीना के बाद नहीं होगा तब फिर सोचेंगे और कड़ा ढंग से भी काम कर सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि इस हिसाब से पहला नंबर में हम क्या करेंगे, मट्टी को शक्तिशाली बनाएंगे। और काम क्या गलती नहीं करेंगे, गलती काम क्या नहीं करना है, देख लीजिए। पहला नंबर में गलती काम क्या नहीं करना है, आपको घास मारने वाला दवाई नहीं और कीड़ा मारने वाला जो भी विषादी है, फंगिसाइड हुआ, हर्बिसाइड हुआ, पेस्टिसाइड हुआ, ये सब आपको नहीं छींटना है, काहे कि जीवाणु को सत्यानाश कर देगा। उसके जगह में हमको क्या करना है, अपना ये बना के छींटना है, ये कंट्रोल कर देगा। क्लियर हुआ? अब एक तो बात बताइए, इस तरह से आप काम अगर करना चालू करेंगे, आपको खाद का पैसा बच जाएगा, कीटनाशक फंगीनाशक का पैसा बच जाएगा, घास मारने वाले का पैसा बच जाएगा, और धीरे धीरे जोताई कम हो जाएगा। देखिए, जैसे जीवाणु आपको इसमें एंट्री करेगा, जीवाणु मट्टी खा के मट्टी हगना चालू करेगा, और जैसे मट्टी खा के मट्टी हगना चालू करेगा
जोताई आपका ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। अब जोताई का पैसा भी मान लीजिए 2 जोत करते थे, अब 1 जोत में खेती होना चालू किया, वो भी बच गया। और उत्पादन धीरे धीरे आपका अगर बढ़ता चला जाए तो किसान समृद्ध हुआ कि नहीं हुआ? और किसान को इससे बढ़िया क्या होगा? देखिए, सब चीज अपने घर में है और इसको बना के हम घर में डालेंगे। जैसे जरूरत पड़ा हम दुकान जाते थे, आप घर से निकाल के हम यूज कर रहे हैं। हेलो, ये व्यवस्था करना चाहिए कि नहीं चाहिए? करना चाहिए, महसूस होता है। तो इसीलिए ये गरीब संगम विशेश्वर वाला जो प्रोग्राम है, ये आप लोगों को समूह बनवाया है और इस समूह के थ्रू आपको आत्मनिर्भर बनाना चाहता है। आप सक्षम बन जाएं, आप दुकानदार के घर में नहीं जाएंगे। देखिए, आज किसान आत्मनिर्भर नहीं है, आज किसान क्या है? परनिर्भर है। जैसे आपके यहाँ खेत है, ट्रैक्टर भी है, अगर डीजल नहीं मिलेगा तो आपका खेती होगा? नहीं। देखिए, कोई एक चीज, मान लीजिए खेत है, सारा सब कुछ है, आपको बीज नहीं मिलेगा, खेती कर पाइएगा? तो सारा बीज भी आपको व्यवस्था करना है, आपके घर में हो जाना चाहिए। और धीरे धीरे इतना शक्तिशाली बीज बनेगा कि हाइब्रिड बीज आपका फेल हो जाएगा। तो ये मार्केटिंग, जब से ये दुनिया में कंज्यूमर एक्ट आया है, तब से कंज्यूमर बर्बाद हुआ है। कंज्यूमर अपने हाथ में सब चीज रखता था, अब कंज्यूमर सब चीज दूसरे के हाथ में छोड़ दिया। क्लियर है? तो कंज्यूमर एक्ट से फायदा किसको होता है? बड़े बड़े कंपनी को होता है, और नुकसान किसको होता है? कंज्यूमर को होता है। तो कंज्यूमर अगर ढंग से संगठित बनेगा और अनाज को भी विदेश सप्लाई करना चालू करे, फल फूल तरकारी को भी विदेश सप्लाई करना चालू करे, तो कंज्यूमर के हाथ में पैसा आएगा कि नहीं आएगा? तो इस हिसाब से हम आपको क्या कहना चाहेंगे, अभी आप लोग का कोई काम नहीं हुआ है, अभी ये शुरुआती है। आज आपको अच्छा लगता है, कुछ देर में बुरा लगेगा, आना बंद करिएगा। क्या मिलेगा आपको? कुछ तो मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। आते हैं तो ज्ञान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? प्रोग्राम करते हैं तो थोड़ा सा आपको सख्त लगता है। देखिए, यहाँ हम शुरू में किए थे 5 आदमी के साथ, अभी दिल से सब आदमी आए कि नहीं आए? और हम उम्मीद करते हैं अगला बार भैया 2 4 5 10 आदमी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो अच्छा काम हम करते जाएंगे तो जमात भी बढ़ेगा। क्लियर है? समूह का भी विकास होगा। फिर आप सरकार के साथ बैठ करके बात करने लायक के बनेंगे कि नहीं बनेंगे? चाहे स्थानीय सरकार हो, चाहे प्रदेश सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, भैया ये सब चीज जरूरी है कि नहीं है? तो लास्ट में हम आपको यही कहेंगे कि आप लोग पहला नंबर में मट्टी का उपचार करिए। अब दूसरा नंबर में हमको शक्तिशाली व्यू चाहिए। शक्तिशाली व्यू नहीं होगा, खाली मट्टी होगा तो काम नहीं चलेगा। तो पहला नंबर में हमने आपको शक्तिशाली मट्टी बनाने का कुछ तरीका बताया। क्लियर है? कुछ तरीका बताया, और सारा तरीका हमने नहीं बताया, कुछ तरीका बताया, और धीरे धीरे बाकी चीज हम लोग समझते जाएंगे। अगला क्लास में हम लोग शक्तिशाली बीज कैसे बनाएंगे और बीज का भंडारण हम कैसे करेंगे, और मट्टी से लेके बीज, बीज से लेके सारा खादमल, और खादमल से लेके सारा ये रोग नियंत्रक, फंगस नियंत्रक, हर चीज में हम आत्मनिर्भर कर सकते हैं। ठीक है? ये अगला क्लास होगा। और आप लोग से अनुरोध है, अपने ग्रुप में से, अड़ोस पड़ोस में से, देखिए क्या है, पहाड़ी समाज में चकरघट्टी में हम मीटिंग करते हैं, और वो लोग क्या करती है, मायके में, धरान मायके है, धरान से आदमी बुला लेती है। अब धरान से आदमी बुला लेती है, वो सीख करके जाती है, अब धरान में चालू करती है। देखिए, मर तो हम लोग जाएंगे, कुछ करके मरेंगे तब ना। ये ऊपर वाले का बनाया हुआ व्यवस्था, जितना भी जीवाणु है, कीटाणु है, जितना भी आपको चिड़ाई है, जितना भी गाय माल है, हम आप इंसान हैं, और जितना भी आपको ये प्राकृतिक मंडल है, इसको बचाने का काम, उसका व्यवस्था को बचाने का काम हम करेंगे, तो ये बहुत बड़ा उपकार हुआ कि नहीं हुआ? हेलो, अब जैसे आप सीखेंगे वैसे जाके बात करेंगे, उसी बात में तो सब काम होता है कि नहीं होता है? तो हम आपसे लास्ट में यही अनुरोध करेंगे, अड़ोसी पड़ोसी में बताइए और इसका आइडेंटिफाई करिए। आइडेंटिफाई का मतलब क्या है? सत्य बोलना। ठीक है? सत्य बोल करके इसका आइडेंटिफाई करिए और 2 4 10 आदमी को पढ़ाइए।
घास और मारने वाला इस तरह बनाया जाता है। और ये जो है ये पाठशाला को जो है बहुत आराम से जो है इसको विकास करिए। और आपके ये 2 नंबर है ना, 2 नंबर है ना, 2 नंबर से ये खाली भोकरा गांव पालिका नहीं, 2 नंबर से भोकरा गांव पालिका लगायत सुनसरी जिला लगायत पूरे नेपाल लगायत भारत तक इसका मैसेज चला जाए। क्लियर है कि भोकरा गांव पालिका में ऐसे ऐसे शुरुआत हुआ और वो लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं, वो लोग उन्नत टाइप की खेती कर रहे हैं, विष मुक्त खेती कर रहे हैं, रासायन मुक्त खेती कर रहे हैं, मट्टी को बनाने के लिए तैयार। क्लियर है? तो अब जो है 2 मिनट के लिए कोई भी क्रॉस क्वेश्चन है तो कर सकते हैं। जैसे बहनी ने पूछा घास मारने वाला कैसे बनाएंगे, हम ये जामुन को और कड़ा बना देंगे। आज हमने मौलवी साहब को क्या कहा, भैया आप थोड़ा डोज बढ़ा करके ये नींबू का पात को पूरा झाड़ दीजिए, क्या कि उसके अंदर में सुराख करके घुसा हुआ है कीड़ा सा। हम चाह रहे हैं उसको पूरा खत्म करके आने वाला सीजन के लिए उसको तैयार करते हैं। तो वो जो मेरा जामुन है, इस जामुन को कड़ा बना करके हम डायरेक्ट जामुन खेत में अगर छिड़ते हैं तो कोई घास नहीं बचेगा। क्लियर है? टोटल चीज आपके हाथ में है। और दूसरी बात, जैसे आपका ये जीवाणु बढ़ेगा, ये मट्टी खाएगा, मट्टी हगेगा। अब मट्टी के अंदर में घास का बीज है तो वो बीज खाएगा कि नहीं खाएगा? अब पेट में जाकर के बीज अगर पच के गोबर निकल जाएगा तो घास कम होगा कि नहीं होगा? क्लियर है? सीरू का जड़, मोथा का जड़ वो खाएगा कि नहीं खाएगा? अब जैसे वो खाएगा वैसे धीरे धीरे घास कम होगा कि नहीं होगा? बस यही जामुन छींटने से वो घास गल जाएगा? नहीं, अभी हम नहीं कहेंगे, इसका हम तालीम देंगे। उस जामुन को कड़ा कैसे बनाना है ये भी तरीका आपको बताएंगे। और जामुन कब छिटना है, जैसे ये प्राकृतिक है, ये रासायनिक नहीं है। इसमें सिस्टमेटिक और नॉन सिस्टमेटिक दोनों बनता है रासायनिक में। मान लीजिए चौड़ा पत्ता में कौन डालेंगे तो लंबा पत्ता बचेगा, और लंबा पत्ता में कौन डालेंगे तो चौड़ा पत्ता बचेगा, वो सब बनाता है। हम वैसा नहीं बनाएंगे, हम एक बार क्या करेंगे, प्रति खेत में इसको छिड़ देंगे और घास को खत्म कर देंगे, फिर जुताई करके लगा देंगे। क्लियर है? न कमाने का झंझट, न कुछ करने का झंझट। क्लियर है? तो इस हिसाब से हम जो है घास को कंट्रोल कर सकते हैं। और कोई क्वेश्चन? बढ़िया क्वेश्चन था, इनके लिए जोरदार ताली लीजिए। और कोई? और एक ये मिट्टी चेक करने के लिए वो पेपर आप लाए, बड़ी अच्छा, जोरदार ताली इनके लिए, जोरदार ताली। देखिए ये खरीदना पड़ेगा आपको, 200 रुपया लेता है लैब वाला। ये विराटनगर में तो हम पता नहीं लगाएं, हम तो कलकत्ता से मंगाते हैं, काठमांडू में लेकिन मिलता है। तो कोई भी लैब का दुकान में आप जाके मांग सकते हैं। लैब वाला ये आपको पीएच जांचने वाला पेपर कहिएगा तो ये दे देगा। वैसे आपको नहीं मिलेगा तो 200 रुपया दीजिएगा, हम दे देंगे मंगा के। क्लियर है ना? वैसे ढूंढ भी लीजिए, सस्ता भी मिले, और सस्ता मिले तो हमको भी काम लग जाए, इंडिया हमको करना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ हमको नहीं लगता है 200 में देगा, कलकत्ता से हम लोग मंगाते हैं तो मोटा मोटी ये रेट में आता है। अब इसको क्या किए, हमने आधा चीर के किया। इसमें 20 तो होता है तो 40 बार जांच सकते हैं। अब 40 बार जांचेंगे तो 40 साल तो चला गया, 200 रुपया में गया ना, तो 40 साल के लिए तो टेंशन खत्म हो गया। तो इस हिसाब से इसको एक ठो खरीद के रख लीजिए, ये रखना पड़ेगा। जोरदार ताली मैम के लिए। और बोलिए, किसी का कोई क्वेश्चन पीछे से आगे से? चलिए क्वेश्चन करने का, थोड़ा सा क्वेश्चन करने का जो है ना, सवाल करने का भी एक हुनर बनाइए अपने आप में। हुनर जितना बनाइएगा उतना फायदा है। सवाल करने से क्या होता है, जो भी चीज छूटा हुआ है उसको फिर से रिकवर हो जाता है। तो अगला उससे उठाए, अभी आप बना लिए। अच्छा, अभी जो है ना कच्चा गोबर का अगर आप कंपोस्ट बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो है खनिज मल बनाना होगा। अब खनिज मल बनाने के लिए तोरी के सीजन में आप क्या करिए, तोरी का भूसी को बचा लीजिए। ये गेहूं के सीजन में थोड़ा गेहूं का भूसी को बचा लीजिए। दाल के सीजन में दाल का भूसी, सबको जो दौनी उनी करते हैं उसको बचा करके रखिए। गाय माल को खिला देते हैं उसको भी खिलाइए, कुछ बचा के भी रखिए। अब करना क्या है,
ये पत्ता उत्ता गिरता है तो ये पत्ता को समेट करके आप ले आकर के भी काम कर सकते हैं। तो पहला नंबर में जैसे मान के चलिए ये प्लास्टिक हम बिछा दिए, इसके ऊपर ये थोड़ा सा पत्ता उत्ता बिछा दिए, गेहूं का भूसी तुसी जो तोरी का भूसी उसी है हल्का एकदम पतला बिछा दिए। अब ये जामन है इसके ऊपर छीड़ दिए, और जैसे जामन इसके ऊपर छीड़ दिए वैसे ऊपर से गोबर बिछा दीजिए, फिर पत्ता उत्ता भूसी उसी बिछाइए, फिर जामन छीड़ दीजिए, फिर गोबर बिछाइए, फिर जामन छीटिए, फिर पत्ता बिछाइए, फिर जामन छीटिए। ऐसे ऐसे करके आप 2.5 से 3 फीट ऊपर ले आइए। चौड़ा भी 2.5 से 3 फीट करिए। बेसी चौड़ा करिएगा, बेसी ऊंचा करिएगा तो आपका जो गोबर है वही बन जाएगा। उसमें गर्मी पड़ जाएगा, अंदर से जीवाणु मर जाएंगे गोबर के अंदर में। अच्छा, दूसरी बात क्या होगा, ऑक्सीजन का आर पार नहीं होगा, जीवाणु वहां पनपेगा नहीं। तो हमको पत्ता उत्ता बिछाने का मतलब क्या है, पत्ता का पावर भी गोबर में चला आएगा, ये खनिज बन जाएगा, ठीक है। और खल्ली उल्ली भी ऊपर में डाल सकते हैं, बकरी का एड़ी है तो वो भी ऊपर में डाल सकते हैं। सबको मिला मिला करके आपको उसमें मतलब तय करके उसको आपको एक ठो बैड बनाते जाइए, और बैड जैसे पूरा होगा वैसे ऊपर में गोबर डाल करके खंती से भोंकते जाइए, सब जगह 6-6 इंची की दूरी में भोंकते जाइए, और उस जो होल है बनाए हैं खंती से उसमें ये जामन भर दीजिए पूरा। और जैसे जामन आपका भरा चला जाएगा वैसे ऊपर से आप क्या करिए, खरपतवार से उसको ढाक दीजिए। प्रत्येक 15-20 दिन में उसको उल्टाते जाइए। 45 से 60 दिन के अंदर में चाय पत्ती जैसा भुरभुरा खाद आपको मिल जाएगा। अब ये सजीव मल आपका खनिज मल हो गया। आप खनिज मल और सजीव मल इसमें मिक्स आ गया। ये मिक्स वाला मल को आप उसमें सब कुछ का भूसी जरूरी है कि कोई एक चीज का भूसी भी हो जाएगा? नहीं, एक चीज का भूसी भी चलेगा। वैसे किसान के पास सब चीज है तो क्यों किसी को मतलब फेंकिएगा, बेकार करिएगा। अब जलाने का काम नहीं करिए, अब टोटल को खाद बना करके यूज करने का काम करिए। तो इसको बनाने का और भी तरीका है, तो धीरे धीरे एक एक क्लास में जो है सब तरीका को हम लोग समझते जाएंगे। चलिए इनके लिए जोरदार ताली। और कोई किसी का बोलिए। अच्छा मास्टर साहब, जो अभी बताएं आप, जो ये खाद तो ऐसे घेर करके बना सकते हैं या जमीन पे? चलिए एक जोरदार ताली। देखिए सबसे पहले ना हमको ऑक्सीजन अंदर से बाहर घुसने का परिस्थिति करना है। आप थोड़ा बांस उस दे करके अगर घेर घार करिएगा, पत्ता उत्ता लगा करके बनाइएगा तो बना सकते हैं। प्लास्टिक के अंदर में हम नहीं कहेंगे बनाने के लिए, ठीक है। इसलिए नहीं कहेंगे, ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है तो जीवाणु पनपेगा कम। ऊपर में खाली बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और थोड़ा मिलाना चाहते हैं तो बांस उसका फट्टा लगा करके घेर घार करके भी बना सकते हैं। अच्छा, जमीने में एकदम नीचे में, लेकिन प्लास्टिक दे दीजिए ताकि उसका, हाँ देखिए हरि मेहता बोल के अरविंद मेहता जी के भाई है, वो क्या किए हैं, वो ऐसे आपको ब्याड बना दिए हैं। ब्याड के नीचे जो रस चुएगा उस रस को बाल्टी में भर के रखते हैं, और वो रस को इतना काम में ले रहे हैं वो, जो पौधा आपको नहीं बढ़ रहा है उस पौधा में 2 बूंद डाल दीजिए, वो पौधा अपने बढ़ जाएगा। लेकिन आधा किलो पानी में 2 बूंद 4 बूंद डाल करके अगर आप डाल देते हैं जड़ में तो वो अपने आप बढ़ जाता है। तो काम करते जाइए। बाकी इसका जो बाय प्रोडक्ट है उसको कैसे संभालना है, कैसे बनता है, क्या क्या चीज़ उसमें से निकलता है, ये अपने आप जानकारी होता चला जाएगा। तो थैंक यू सो मच। अब इसको हम लोग यहाँ समापन करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आगे के लिए आप सबसे अनुरोध है कि कुछ जमात बढ़ा करके हम लोग दूसरा मीटिंग करेंगे इसी सोमवार को, और ये टाइम एकदम ठीक है, 2 बजे हम लोग सब तैयार रहेंगे। तो थैंक यू सो मच।